इंडियंस आर ऑलवेज फूडी। भारतीयों को तरह तरह के पकवान और साथ ही जायकों को एंजॉय करना बेहद पसंद है। लेकिन अगर लो एपेटाइट से आप परेशान हैं तो फिर आप डिशेस को एंजॉय नहीं कर सकते हैं। लो एपेटाइट या फिर पुअर एपेटाइट कई कारणों से हो सकता है। आपको भूख नहीं लगती है या फिर फीलिंग ऑफ फुलनेस हमेशा रहती है, जिसके चलते आपका मन नहीं करता खाना खाने को। लो एपेटाइट क्यों होता है और कैसे इसे ठीक किया जाए, आज हम ये जानेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आयुर्वेद एक्सपर्ट डॉक्टर संदीप मदान। डॉक्टर संदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और लो एपेटाइट क्यों होता है ये तो हम जानेंगे ही, और साथ ही आयुर्वेद के जरिए या फिर हेल्दी लाइफस्टाइल को अपना के कैसे हम इस परेशानी को दूर कर सकते हैं ये भी हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिरकार क्या कारण होते हैं लो एपेटाइट के। आज के दौर में जहां जिंदगी जीने का तरीका बदला है, वहीं सेहत से जुड़ी तमाम समस्याएं भी सामने आई हैं। बदलते लाइफस्टाइल से मर्दों में सेहत को लेकर बेफिक्री बेहद आम है। ऐसे में कई बार लो एपेटाइट यानी कम भूख लगने की शिकायत भी हो सकती है, लेकिन अक्सर लोग इसे अनदेखा कर देते हैं, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन, अल्सर, अनीमिया और हाई बीपी जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। भूख न लगने के कई कारण हो सकते हैं, मसलन इंटेस्टाइनल वॉर्म्स, वायरल, टाइफॉइड, एब्डोमिनल इन्फेक्शन या बुखार। एक्सपर्ट्स की माने तो स्ट्रेस और डिप्रेशन जैसी दिमागी परेशानियां भी कई बार लो एपेटाइट की वजह बनती हैं। लेकिन मर्दों में नशे की आदत इस समस्या को कई गुना बढ़ा देती है। एक रिसर्च के मुताबिक ज्यादा सिगरेट और अल्कोहल का सेवन करने वाले मर्दों में लो एपेटाइट की शिकायत ज्यादा होती है। लो एपेटाइट में भूख नहीं लगती है और साथ ही कितना भी अच्छा या डिलीशियस खाना आपके सामने रखा जाए, आपका मन नहीं करता कि आप उसे खाएं। कई बार ऐसा होता है कि इसी प्रॉब्लम के चलते और भी कई बीमारियां आपके शरीर में घर कर जाती हैं। तो ज़रूरी है कि हम इस प्रॉब्लम को क्योर करें। लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं जो समझ नहीं पाते कि उन्हें लो एपेटाइट की प्रॉब्लम है। डॉक्टर संदीप, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे एक हेल्दी एपेटाइट क्यों ज़रूरी होता है। देखिए, आयुर्वेद ये मानता है कि हमारी जठराग्नि जो है, जो हमारी खाना पचाने की शक्ति होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी बॉडी में। हमारे शरीर की जो क्रियाएं हैं, शारीरिक क्षमता है, इम्यूनिटी है, उत्साह है, स्किन की ग्लो है, इवन इंटेलेक्ट है हमारा, सभी इस पर निर्भर है। तो जिस व्यक्ति की भूख अच्छी रहेगी उसे कोई बीमारी नहीं हो सकती, ऐसा आयुर्वेद मानता है जी। तो भूख का बहुत अधिक रोल है, बहुत महत्वपूर्ण रोल है हमारे जीवन में, हमारे शरीर के लिए। तो ज़रूरी है कि हम जानें कि हमारी एपेटाइट नॉर्मल क्या है, हमें कैसा खाना चाहिए, और हम लो एपेटाइट में रीज़न क्या होते हैं। कई व्यक्तियों में तो ये नॉर्मल प्रोसेस ही होता है। अगर एज हमारी बढ़ती है, 50 साल से ऊपर की अवस्था में जाते हैं, तो धीरे धीरे हमारी टेस्ट बड्स कम हो जाती हैं और पचाने की शक्ति भी कम होती है, इसलिए बॉडी अपने आप कम खाना पसंद करती है। जी। लेकिन कई बीमारियां अन्य और भी होती हैं जिनके कारण से ये दिक्कत सामने आ सकती है। जी, लेकिन कई यंग एज के लोग भी इस प्रॉब्लम से परेशान रहते हैं। पुअर एपेटाइट के चलते ना वो खाने को एंजॉय कर पाते हैं और साथ ही और भी कई तरह की कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, जैसे बॉडी वेट काफ़ी कम हो जाता है। इसके अलावा और भी कई तरह की प्रॉब्लम्स, हेयर प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आखिरकार जो तमाम कारण हैं, अगर उसके चलते लो एपेटाइट हो रहा है तो फिर इसमें कैसे आदमी अपनी भूख को बढ़ाएगा। जी देखिए, यंग्स में अगर आपने बोला कि भूख कम होती है और वेट भी कम हो रहा है, दो ये सिम्टम बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ऐसा कुछ है तो हमें सबसे पहले जानना चाहिए कि ये हो क्यों रहा है। जब तक हम कारण को नहीं जान पाएंगे तो ये ट्रीट करना बहुत मुश्किल है इस बीमारी को। कुछ व्यक्ति होते हैं जिनके अंदर कुछ व्यसन होते हैं, एडिक्शंस होते हैं। कुछ लोग गुटखा अधिक खाते हैं, कुछ लोग नॉर्मल चाय भी बहुत अधिक पीते हैं, कॉफ़ी का अधिक सेवन करते हैं, स्मोकिंग करते हैं। ऐसे व्यक्तियों में, यंग एज के लोगों में भी भूख धीरे धीरे कम होने लग जाती है। कुछ व्यक्तियों में किसी न किसी बीमारी के कारण भी ऐसा होता है। कोई भी लंबी बीमारी है, अगर आप उसको उससे 15-20 दिन, महीना पीड़ित रहेंगे तो स्वाभाविक ही है कि आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इफेक्ट होता है और धीरे धीरे भूख लेकिन कम हो जाती आमतौर पे है। माना जाता है कि अगर कोई सीरियस इलनेस के चलते को अगर पुअर एपेटाइट है तो जैसे ही वो प्रॉब्लम खत्म हो जाती है या स्टेज चली जाती है, उसके बाद दोबारा से आपका एपेटाइट रोबस्ट हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ है तो क्या करना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि हम एकदम से किसी बीमारी से ठीक होने के बाद एकदम से हम खाने पर टूट ना पड़े। ऐसा नहीं कि बहुत ही गरिष्ठ भोजन, बहुत ही हैवी भोजन खाना शुरू कर दिया हमने ताकि हमें जल्दी से जल्दी एनर्जी मिल जाए। आयुर्वेद ये एडवाइस करता है कि हम धीरे धीरे अपने आहार को बहुत हल्का हल्का लेते हुए धीरे धीरे उसको गरिष्ठ की तरफ बढ़ें। इसके लिए पहले दाल का पानी ले सकते हैं, खिचड़ी ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं। इसके बाद धीरे धीरे आप
रोटी की तरफ आते हैं और अधिक चावल की तरफ जाते हैं, अच्छी जो गरिष्ठ दालें हैं उनकी तरफ जाते हैं। तो अगर एकदम से हम खाना खाना शुरू कर देंगे, कहीं ना कहीं हमारी बॉडी इफेक्ट होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम इफेक्ट होता है, और धीरे धीरे सेवन करते हैं तो हम अपनी नॉर्मल भूख तक पहुंच सकते हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि किडनी से जुड़ी हुई कई बीमारियां ऐसी होती हैं जिसके चलते पुअर एपेटाइट हो जाता है। वो कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और उसका क्या इम्पैक्ट होता है हमारे एपेटाइट पर? देखिए, किडनी की कई इन्फेक्शंस हैं, संक्रमण होते हैं, उसमें किडनी फेलियर्स होते हैं या यूरिया काफ़ी अधिक बढ़ जाता है। उस व्यक्ति में, उस कंडीशन में भी व्यक्ति को लगता है कि उसे मिचली सी हो रही है, नोजिया बना रहता है, तो धीरे धीरे उसकी इस तरह की जो भूख लगने की प्रवृत्ति धीरे धीरे कम होने लगती है। तो उसका तो अगर इलाज ठीक से करवाया जाए, संक्रमण को ठीक से ठीक किया जाए, जो फेलियर की तरफ जा रही है किडनी उसको इम्प्रूव किया जाए, तो ये धीरे धीरे अपने आप ठीक हो सकता है। यानी ये जानना बेहद जरूरी है कि अगर पुअर एपेटाइट है तो क्या कारण है, किस वजह से हुआ है। अगर कोई लंबी बीमारी के चलते ये तकलीफ है तो फिर जरूरी है कि हम ये देखें कि आखिरकार ये प्रॉब्लम कब तक चलती है, क्योंकि यही माना जाता है कि अगर प्रॉब्लम खत्म हो जाती है या फिर कॉम्प्लिकेशन की स्टेज दूर हो जाती है तो हमारा एपेटाइट दोबारा से लौट आता है, स्ट्रांग हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है जो कि छिपी हुई है, हमें दिखाई नहीं दे रही है। लीवर से जुड़ी हुई तमाम बीमारियां या फिर लीवर का कमजोर होना भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है पुअर एपेटाइट के लिए। तो कैसे इससे बचें? देखिए, लीवर में की समस्याएं हैं उसमें सभी लोग जानते हैं कि यहाँ एपेटाइट कम हो जाती है। इसमें सबसे ज़रूरी है कि जो रीज़न है उसका, अगर अल्कोहल का सेवन व्यक्ति करता है तो अल्कोहल का सेवन बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, ताकि लीवर दोबारा से जनरेट होने की क्षमता रखता है। अगर हम लंबे समय तक अल्कोहल का सेवन नहीं करेंगे तो धीरे धीरे हमारा लीवर नॉर्मल फंक्शंस करने लगेगा और भूख अपने आप बढ़ जाती है। लेकिन लीवर की अन्य समस्याएं काफ़ी अधिक बढ़ चुका है, सिरोसिस की कंडीशन आ चुकी है या कोई और इन्फेक्शंस में हो चुके हैं, हेपेटाइटिस कंडीशन अगर हो रही है तो संक्रमण का इलाज करेंगे, अपने आप धीरे धीरे लीवर अपनी नॉर्मल स्थिति में आएगा और भूख लगेगी। लेकिन कुछ गंभीर स्थितियां होती हैं, सिरोसिस जिस तरह से हो गया, लेकिन उन कंडीशंस में दोबारा से रिवर्ट करना बहुत मुश्किल होता है और धीरे धीरे हम यही एडवाइस करते हैं कि व्यक्ति को अपनी डाइट चेंज कर लेनी चाहिए, कुछ हल्का आहार लें, सुपाच्य आहार लें, ताकि वो अपनी नॉर्मल जो बाकी जीवन है उसको नॉर्मल तरह से व्यतीत कर सके। जी, अगर कोई आदमी बुजुर्ग है और उसका एपेटाइट पुअर है तो फिर उस स्टेज में उस आदमी की कितनी तकलीफ होती है, क्योंकि जो यंगर होते हैं वो तो फिर भी कई चीज़ों से एनर्जी एक्वायर कर लेते हैं, लेकिन बुढ़ापे में जब आदमी को एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है और वो पुअर एपेटाइट से परेशान है तो फिर उस स्टेज में कितना ज़रूरी है इस प्रॉब्लम को दूर करना? देखिए, उस स्टेज में हम यही एडवाइस करते हैं कि हमें कैलोरीज तो पूरी मिलनी चाहिए, जितना भी है। चाहे व्यक्ति सेडेंट्री होता है, उस टाइम कम काम करता है, इतनी भागदौड़ नहीं करता, लेकिन फिर भी उसकी परिश्रम के हिसाब से उस कैलोरीज को मिलनी चाहिए। इस कंडीशन में व्यक्ति को दाल का पानी है, सब्जियों का सूप है, खिचड़ी है, इन चीज़ों का सेवन करना चाहिए, ताकि उसको पूरी दूध का सेवन कर सकता है, वो दही ले सकता है, ताकि जो सुपाच्य भी हों धीरे धीरे आराम से पच भी जाएं और व्यक्ति को पूरा न्यूट्रिशन दें। ओल्ड एज की बीमारियों में जो कैल्शियम की कमी हो रही है, उसकी कुछ और तकलीफें हो रही हैं, वो धीरे धीरे रिकवर करने लगता है। कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि अब स्टेज जो है या जो प्रॉब्लम है वो पुअर एपेटाइट या लो एपेटाइट की है? क्योंकि कई लोगों को, मैं भी जानता हूं ऐसे, जिनका ये कहना है कि उनकी भूख इसी तरह की है, उन्हें भूख ज्यादा नहीं लगती है, लेकिन वो उस तकलीफ को नहीं देख पाते हैं, वो ये नहीं जान पाते हैं कि वो पुअर एपेटाइट के शिकार हैं। जी, देखिए, आयुर्वेद में दो कंडीशन मानी है, होता है अरुचि, जबकि उसको भूख तो लगती है लेकिन उसकी कुछ ऐसी प्रवृत्ति होती है कि उसको खाने का दिल नहीं करता। ऐसा काफ़ी जो यंग एज के लोग होते हैं उनको ना कुछ फेवरेट फूड्स होते हैं कि हाँ, अगर वो सामने आएंगे तो उनको भूख लग जाएगी, अदरवाइज नॉर्मल वो रोटी खाना पसंद नहीं करेंगे, घिया तरोई की सब्जी ये पसंद नहीं करते, ये अलग प्रॉब्लम है। और अगर वैसे अग्निमांद की प्रॉब्लम है, यानी आपकी अग्नि ही मंद हो गई है, तो वो अलग कंडीशन है जी। और अगर कोई यानी कि कोई भी डाइट दी जाए, उनकी पसंद का भी खाना उन्हें दिया जाए तो उन्हें खाने का मन नहीं करेगा, तब भी ना लगे, तो हाँ, ये एक चिंतनीय विषय होता है, ये गंभीर समस्या होती है। इसका फिर रीजन पता करना बहुत जरूरी है, क्यों हो रहा है, क्योंकि एक बहुत आम समस्या होती है एनीमिया की। खून की कमी अगर आप में है तो भी ये दिक्कत आती है कि व्यक्ति की भूख धीरे धीरे कम होने लगती है। बिल्कुल, तो एनीमिया के चलते भी भूख नहीं लगती है। और जैसा कि डॉक्टर संदीप मदान ने कहा कि कितना भी डिलीशियस खाना, आपकी पसंद का खाना भी अगर आपके सामने रख दिया जाए और उसे देखकर भी आपको भूख नहीं लगती है या खाने का मन नहीं करता है, तो फिर ये एक पहचान है कि कहीं ना कहीं लो एपेटाइट की प्रॉब्लम आपके अंदर एग्जिस्ट करती है। इससे कैसे बचें, ये जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तनाव यूं तो कई बीमारियों की जड़ में रहता है। तनाव के चलते कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, स्किन से जुड़ी हुई, हार्ट से जुड़ी हुई, स्टमक से जुड़ी हुई कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन अगर पुअर एपेटाइट है तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा कारण है। आपने नोटिस किया होगा, जब आप तनाव में रहते हैं तब आपको कुछ भी खाने का मन नहीं करता, आपको भूख नहीं लगती, बस यहीं से शुरू हो जाती है प्रॉब्लम। एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इसमें भी देखा गया है कि आदमी को भूख नहीं लगती। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि ये भी कारण होते हैं पुअर एपेटाइट के?
जी, बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। जब हम खाना खाने बैठते हैं, ज़रूरी होता है कि हमारी मानसिक स्थिति भी ठीक रहे। यदि आप टीवी में मस्त हैं या किसी और काम में व्यस्त हैं, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, धीरे-धीरे आपकी जो रुचि खाने की तरफ है, वो कम होने लगती है। और एक मेडिकल कंडीशन ही है जिसमें हम उसको बोलते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। इसमें व्यक्ति इस डर से कि उसका वेट ना बढ़ जाए, धीरे-धीरे उसको फूड हैबिट्स को कम कर देता है अपनी, एक्सरसाइज अधिक करता है, कैलोरी इनटेक कम से कम लेता है। तो इस तरह जो स्ट्रेस है या डिप्रेशन है, वो कहीं न कहीं रोल प्ले करता है और हमारी रुचि जो है खाने से धीरे-धीरे दूर होने लगती है। जी, स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन समटाइम्स, क्योंकि कई बार आदमी कई बीमारियों के बाद दवाइयाँ लेता है। कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं, कैंसर से जुड़ी हुई भी कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिसमें आदमी को फिर भूख नहीं लगती अगर वो उनका सेवन करता है। तो उस स्टेज में क्या करना चाहिए जब आदमी को उन दवाओं को भी लेना है और साथ ही उस दवाओं के सेवन से पुअर एपेटाइट की प्रॉब्लम भी है? देखिए, जनरली एक दिक्कत पाई जाती है एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल में, कुछ तरह के एंटीबायोटिक्स के ही इस्तेमाल में, और कुछ जो कैंसर की मेडिसिन्स हैं वो लेने पर व्यक्ति को लगता है कि उसकी भूख धीरे-धीरे कम हो गई है, उसका पेट अपसेट हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। अगर चिकित्सक से संपर्क आप करेंगे तो आपको एडवाइस थोड़ा, अगर पॉसिबल होगा तो मेडिसिन्स चेंज किया सकती हैं, उनको माइल्ड कर सकते हैं, लेकिन साथ में आप अपनी आहार को जो है धीरे-धीरे हल्का लेंगे, सूप्स का सेवन करेंगे, जूसेस ले लेंगे, आप लिक्विड डाइट लेंगे, तो धीरे-धीरे आपको कैलोरीज पूरी मिलती रहेंगी, और जब वो दवाइयाँ आपकी समाप्त हो जाएंगी, कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में फिर नॉर्मल कंडीशन में आने में काफ़ी हेल्प मिलती है। जी, अक्सर ये भी कहा जाता है जो लोग चाय का ज़्यादा सेवन करते हैं, उन्हें भूख नहीं लगती है। क्या ये सही है? देखिए, निकोटीन से तो फ़र्क पड़ता ही है अधिक सेवन करने से। कैफीनेटेड जो ड्रिंक्स होते हैं, चाय है, कॉफ़ी है, इवन स्मोकिंग से भी है, गुटखा खाने वालों को भी इस तरह से सुपारी का सेवन जो करते हैं, धीरे-धीरे जो हमारे स्राव हैं अंदर, जो सिक्रीशंस होते हैं, कम होने लगते हैं वहाँ पे जाकर। और ये तो सिर्फ एक ऐड करती है कि हाँ, डाइजेशन हमें हो रहा है, लेकिन अगर आपके बाइल्स और आपके जो जूसेस हैं आपके जो पचाते हैं, उनमें अगर दिक्कत उत्पन्न कर दे इस तरह की चीज़ें, तो आपको धीरे-धीरे क्या होगा, लॉन्ग टर्म में ये बीमारी उत्पन्न होने लगती है। जी, तो फिर अगर पुअर एपेटाइट है और उसके चलते कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, तब फिर आदमी को क्या करना चाहिए जिससे कि उसकी भूख बढ़े? देखिए, हमारे घर में ही, किचन में ही काफ़ी चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं। कुछ फ्रूट्स भी ऐसे हैं जो कि आपका सेवन करेंगे उनका, तो धीरे-धीरे भूख को बढ़ा सकते हैं। मौसमी फलों में से आलू बुखारा है। ये काफ़ी अच्छा फ्रूट है, अगर इसको नमक लगा के खाया जाए तो धीरे-धीरे अपनी टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आने लगता है और भूख भी अच्छी बढ़ जाती है। इसी तरह काली मिर्च का सेवन कर सकते हैं। पिपली एक जड़ी बूटी है आयुर्वेद में, उसको चूर्ण रूप में अगर सेवन करते हैं पानी से, तो इसका काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ता है, अपनी एपेटाइट बढ़ती है उससे ये। कुछ मेडिसिन्स जो हैं कड़वी होती हैं, लीवर पर काफ़ी अच्छा काम करती हैं, जैसे काल मेघ है, चिरायता है। लॉन्ग टर्म में जो अगर लीवर को फंक्शंस को इम्प्रूव करती हैं, उनसे भी काफ़ी अच्छी भूख लगती है। जी, बिल्कुल, यानी ये जानना बेहद ज़रूरी है कि अगर पुअर एपेटाइट है तो किस वजह से, अगर किडनी से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है जिसके चलते पुअर एपेटाइट है तो फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना बेहद ज़रूरी है। लिवर से जुड़ी हुई अगर प्रॉब्लम है तो उसको भी सॉल्व करना ज़रूरी है। यानी कि ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिरकार किन-किन प्रॉब्लम्स के चलते पुअर एपेटाइट है, आपको भूख नहीं लग रही है। पुअर एपेटाइट में ये देखा जाता है कि आदमी का वज़न तो गिरता ही है, साथ ही और भी कई चेंजेस आ जाते हैं। स्किन में कई चेंजेस आ जाते हैं, हेयर में कई चेंजेस आ जाते हैं। इसके अलावा और कौन-कौन सी सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? देखिए, डाइट अगर पूरी ना ली जाए, एक और व्यक्ति को थकावट का अनुभव तो नेचुरल है होगा, कैलोरीज को पूरी नहीं मिलेंगी। इस दूसरी तरफ जब व्यक्ति को न्यूट्रिशियस डाइट अंदर नहीं जाएगी, फ्रूट्स का सेवन नहीं करेगा, तो कुछ विटामिन डेफिशिएंसीज हो जाती हैं। जी। वो धीरे-धीरे किसी विटामिन की हो, वो डिपेंड करता है किस डाइट को वो अवॉइड, किस फूड को, किस तरह की सब्जी को अवॉइड कर रहा है वो। और मिनरल्स की भी डेफिशिएंसी धीरे-धीरे आने लगती है, उससे थकावट का अनुभव होगा, कुछ बॉडी एक्स रहेंगे, उसको स्किन जो है काफ़ी ड्राई लस्टरलेस हो जाती है, मुंह में छाले होना, अगर विटामिन की डेफिशिएंसी हो गई है तो आँखों की नज़र का कमज़ोर पड़ना, कई तरह की बीमारी जो है, डिपेंड करता है किस तरह की डाइट का वो सेवन नहीं कर रहा और किस तरह का फूड वो ले रहा है, उस पर डिपेंड होते हुए काफ़ी सिम्टम्स उसको आने लगते हैं। बिल्कुल, यानी कि अगर आप हेल्दी डाइट नहीं ले रहे हैं तो धीरे-धीरे कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। स्किन से जुड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, आईसाइट से जुड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ तक कि नाखून से और बालों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि आप हेल्दी डाइट नहीं ले रहे हैं, न्यूट्रिएंट और मिनरल आपकी बॉडी में सही मात्रा में नहीं पहुँच रहे हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम्स एकदम से नहीं भी, लेकिन बाद में ये ज़रूर नज़र आने लग जाती हैं। एपेटाइजर्स होते हैं कई तरह के, कई लोग ये कहते हैं कि खाने से पहले अगर आप सूप पीते हैं या और भी कई तरह के एपेटाइजर होते हैं, उनसे फ़ायदा होता है। तो क्या इसे डेली हम अपनी लाइफ में शामिल करें, डेली अपनी डाइट में शामिल करें ऐसे एपेटाइजर्स को? देखिए, जहाँ तक नेचुरल फूड की बात है, नेचुरल एपेटाइजर्स हैं, अगर वो सिंपल सब्जियों से, मसालों से बने हैं तो इसमें कोई हार्म नहीं है। लेकिन बहुत अधिक मिर्च मसाला युक्त आहार नहीं खाना चाहिए अपने को। ऐसे कोई लोग अचार का सेवन साथ में करना शुरू कर देते हैं, चटनी का बहुत अधिक सेवन करते हैं, वो चीज़ें कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में नुकसान पहुंचाती हैं। लेकिन अगर आप माइल्ड फॉर्म में चटनी जो है
पुदीने का सेवन करें, आलू बुखारे का सेवन कर लें, इमली का सेवन कर लें, कभी कभी करें तो इसमें कोई हार्म नहीं है। इवन सूप्स भी जो हैं काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हैं, खट्टी चीज़ें काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती हैं। फ्रूट्स जो खट्टे हैं, अगर संतरा ले लेंगे आप नमक लगा के, उससे भी काफ़ी अच्छा आराम मिलता है। काला नमक अपने आप में एक अच्छा एपेटाइज़र है, जी तो इनका सेवन करने में कोई ऐसा हार्म नहीं होता। जी बिल्कुल। तो एक हेल्दी डाइट अगर आप लेते हैं और आप साथ ही नेचुरल एपिटाइजर्स लेते हैं तो फिर इससे आपकी ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सुलझ सकती है, सॉल्व हो सकती है। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी हम ये जानेंगे कि आखिरकार आयुर्वेद को अपनाकर कैसे हम पुअर एपेटाइट से लड़ सकते हैं और साथ ही कैसे अपनी भूख बढ़ा सकते हैं। फौरन हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं या फिर अपनी ज़िंदगी में फिजिकली एक्टिव हैं तो फिर वो एपेटाइट की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि तब आप जब कैलोरीज लगातार बर्न करते हैं एक्सरसाइज के ज़रिए, फिजिकल एक्सरसाइज के ज़रिए, तो फिर आपको भूख भी लगती है, आपकी बॉडी की जो फूड रिक्वायरमेंट होती है वो भी बढ़ जाती है। डॉक्टर संदीप, अगर हम रेगुलरली एक्सरसाइज करें, अपने आप को फिट रखें और साथ ही फिजिकली एक्टिव रखें, तो फिर क्या हम इस प्रॉब्लम पर कुछ हद तक काबू पा सकते हैं? जी देखिए, फिजिकली एक्टिव रहना दो तरीके से काम करता है। एक तो हम आपने बताया कि सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, कैलोरीज बर्न करता है, उसमें शुगर थोड़ी डाउन होती है हमारी, और इस तरह से बॉडी एक रिक्वायरमेंट आती है कि हाँ कैलोरीज तो कंप्लीट करनी ही है उसको, तो व्यक्ति नेचुरली कुछ ना कुछ खाएगा उसके लिए ठीक करने के लिए। सेकेंडली जो एक्सरसाइज है, किसी प्रकार का भी व्यायाम है, चलना है, एरोबिक्स करना है, योगा करना है, कहीं ना कहीं एक मानसिक स्तर पर तनाव का भी नियंत्रण करता है कहीं ना कहीं जाकर। अगर आप इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, इसमें आपका पोस्चर कंट्रोल करते हैं, कुछ कंसंट्रेशन करते हैं, तो उस तरह से मानसिक स्तर पर भी खुश रह सकते हैं, अरुचि से बच सकते हैं, और फिजिकली कैलोरीज का कम होने से तब भी व्यक्ति को इससे छुटकारा मिलता है अरुचि की समस्या से। इसके अलावा आयुर्वेद में ऐसी कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जिनके सेवन से इस प्रॉब्लम को खत्म किया जा सकता है? देखिए, आयुर्वेद में कुछ एपेटाइजर्स बताए गए हैं, कुछ मेडिसिन बताई गई हैं। सबसे बहुत ही कॉमनली यूज होने वाली है लवण भास्कर चूर्ण। लवण भास्कर चूर्ण खाने से पहले लेते हैं, आधा चम्मच की मात्रा में सुबह शाम अगर आप लेंगे, इसका सेवन करेंगे लगभग 1 ग्राम की मात्रा में, तो काफ़ी अच्छी भूख भी इंप्रूव होती है और अरुचि की समस्या से छुटकारा मिलता है। कुछ अगर उनको गैसियस प्रॉब्लम भी है, फ्लैचुलेंस वगैरह होती है, वो भी छुटकारा मिलता है। इसके अलावा कुछ आसव और अरिष्ट होते हैं, फर्मेंटेड लिक्विड्स होते हैं ये, इनका सेवन करने से भी एक और ये काफ़ी अच्छी भूख को बढ़ाते हैं। और कुछ आयरन की मेडिसिन जो होती हैं, धात्विक लोह का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि एनीमिया दूर हो जाए वहाँ पे व्यक्ति का और उसको भूख अच्छी इंप्रूव हो जाए। पेट को साफ रखने वाली भी कुछ औषधियाँ होती हैं। अगर पेट साफ रहेगा, टॉक्सिन्स अंदर से रिमूव हो जाएंगे, पेट खाली रहेगा, तो अपने आप व्यक्ति को अच्छी भूख लगेगी। उसके लिए भी काफ़ी औषधियाँ जिनका हम इस्तेमाल करवाते हैं। मुंह में अगर अल्सर है और इस वजह से भूख नहीं लग रही है, तब फिर क्या करना चाहिए? देखिए, अगर कारण ये है कि मुंह में कोई अल्सर है या इवन कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जिनमें कि खाना निगलने में तकलीफ होती है, कुछ कैंसर्स भी होते हैं इस तरह के, ग्रोथ भी होती हैं, उस कंडीशन में उसका अगर हम उपचार करेंगे, सबसे अच्छा है आप कच्चे दूध के गार्गल्स कर सकते हैं उसके लिए, या फिर गेरू नाम की एक औषधि आती है, गेरू का पाउडर कर सकते हैं, उसको अप्लाई करेंगे वहाँ पे तो भी छुटकारा मिलता है इस तरह की समस्या से। मुलट्ठी को चूसने से भी हीलिंग अच्छी होती है, अल्सर्स अगर मुंह में आपके हो गए हैं। इनका अगर समस्या का निदान हो जाएगा, और यदि समस्या ये बार बार होने वाली है कि व्यक्ति जीर्ण जो है क्रॉनिक अल्सर से पीड़ित है, मुंह में छाले बार बार होते हैं, तो उसका फिर चिकित्सक से संपर्क कर कर आप वही पेट साफ करने वाली मेडिसिन हैं, पित्त को कम करने वाली मेडिसिन हैं, उसका इस्तेमाल कर कर फिर छुटकारा पा सकते हैं इस बीमारी से। अगर आदमी जिंदगी भर स्वस्थ रहना चाहता है, उसको चाहता है कि उसका जो एपेटाइट है हमेशा तंदुरुस्त रहे, तो इसके लिए क्या आयुर्वेदा में कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो कि रोज ली जा सकती हैं, जिसका कोई नुकसान भी ना हो? रोज लेने के लिए दवाइयों की बजाय मैं रिकमेंड करूंगा कि कुछ हर्ब्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पाइसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अनार दाना है, बहुत ही कॉमनली हमारे किचन में प्रयोग होता है, इसका सेवन कर सकते हैं। गार्लिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिंजर है, सौंठ जिसे बोलते हैं, इसको आप थोड़ा सा नींबू का इसमें कतरन करके अदरक सौंठ की या अदरक की, उस पर अगर नींबू छिड़क देंगे और हल्का सा नमक डाल देंगे, खाने से पहले उसका सेवन करते हैं, काफ़ी अच्छी भूख बढ़ जाती है व्यक्ति जिनको अरुचि होती है, काफ़ी उसमें हेल्प करती है। पुदीने का इस्तेमाल चटनी के रूप में भी कर सकते हैं, पुदीने को उबालकर काढ़ा थोड़ा बनाकर उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से जो नॉर्मल किचन होल्ड जो हमारे जो स्पाइसेस हैं वो अच्छा रोल प्ले करते हैं। लेकिन फिर भी अगर लगता है कि कुछ इस्तेमाल करना है, हरितकी का इस्तेमाल करिए, आप हरड़ का इस्तेमाल कीजिए, या लवण भास्कर चूर्ण भी नॉर्मली ले सकते हैं। लेकिन हाँ, एक इसमें ये दिक्कत होती है कि इन व्यक्तियों को बीपी हाई रहता है जी, उनको नमक का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उनको चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए या चेक करना चाहिए कहीं बीपी तो उनका इंक्रीज नहीं हो रहा। आपने बताया कि लवण भास्कर चूर्ण लेना है, तो इसको लेना किस तरह से है?
इसका सेवन जो है आधा चम्मच या 1 ग्राम की मात्रा में खाना खाने से पहले करते हैं। पानी से करेंगे, कम से कम 15-20 मिनट पहले इसको ले लेते हैं खाने के, तो ये काफ़ी अच्छी, इसमें भूख भी बढ़ती पेशेंट है। के जेंडर और साथ ही एज को ध्यान में देते हुए कुछ चेंजेस? एज के हिसाब से इसका फ़र्क तो पड़ेगा ही, वो डोज कैलकुलेट की जा सकती है कि हाँ बच्चों में कितना लेना है और बड़ों में कितना लेना है, जी। लेकिन सभी में काफ़ी अच्छा इफेक्ट देता है। सिर्फ एक जो बीपी के वाले इनको हाई बीपी की शिकायत रहती है, उनमें काफ़ी सोच समझ कर इसका इस्तेमाल हम करवाते जी, हैं। इसके अलावा आयुर्वेद में और क्या बताया गया है? दवाइयों और अगर हर्ब्स को हम हटा दें तो और कौन-कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे कि इस समस्या से लड़ा जा सकता है? एक सबसे ज़रूरी बात यह है कि किसी भी बीमारी के बाद में या कोई थेरेपी लेने के, कोई आप तकलीफ से उभर रहे हैं, तो एकदम से गरिष्ठ खाने के ऊपर मत आएं, हल्का खाना स्टार्ट करें। दूसरा, अपना खाना काफ़ी सुपाच्य, हल्की चीज़ों का इस्तेमाल हमेशा करें। खाना नियमित समय पर लें। कम खाना अधिक बार ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि एक ही बार में फुल मील्स आप ले लेंगे तो काफ़ी दूसरे मील्स के टाइम पे आपको रुचि की शिकायत नेचुरली भी हो जाएगी। जी। तो इस तरह कुछ जो ये हमारा रूटीन है उसको ठीक कर हम बच सकते हैं इन बहुत तरह बहुत की शुक्रिया तकलीफ डॉक्टर से। संदीप इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो लाइफ में थोड़े बहुत चेंजेस लाके हम पुअर एपेटाइट की परेशानी से लड़ सकते हैं। बहुत आसान है करना। कॉन्स्टिपेशन को दूर भगाइए, स्ट्रेस से दूर रहिए और साथ ही ज़रूरी है फिजिकल एक्सरसाइज। अगर ये सब आप करते हैं तो फिर कभी भी लो एपेटाइट या पुअर एपेटाइट की प्रॉब्लम नहीं होगी ज़िंदगी में।